सम्मानित देशवासियों, मैं एशिल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी की औचित्य पर प्रकाश डालते हुए मैं अपने जीवन और जीवन में राजनैतिक भूमिका के अंतर्गत स्टेप 8 में, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि स्टेप बाय स्टेप में राजनैतिक औचित्य पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की भूमिका और अपने नेतृत्व के विषय में चर्चा करूंगा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज स्टेप 8 में मैं चर्चा करूंगा भारत निर्वाचन आयोग, यानी शासनिक व्यवस्था में अहम भूमिका रखने वाली चुनाव प्रणाली। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी, यह सच्चाई है कि चाहे जो भी समस्या हो, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, अनियंत्रित महंगाई हो, अत्याचार का मुद्दा हो, अधिकारों के दुरुपयोग का मुद्दा हो, संविधान और कानून के दुरुपयोग का मुद्दा हो, इसके लिए अगर प्रबल जिम्मेदार मानती है तो शासकीय व्यवस्था को, यानी शासनिक व्यवस्था अगर नीट एंड क्लीन हो जाए तो मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर 99% नियंत्रण होगा। इसमें कहीं कोई संशय पालने की जरूरत ही नहीं है। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का चिंतन यहाँ बहुत ही मजबूत और बहुत ही प्रबल है। इस अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाते हुए मैं समस्त देशवासियों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा चुनाव प्रणाली को लेकर के। उसमें हमारी चूक तो एक क्लर्कियल मिस्टेक के तौर पर होती है। हमें भी सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि जघन्य अपराधों को हम तभी रोक सकते हैं जबकि हम नीट एंड क्लीन होने की 100% प्रयास करें। हमें अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति अपने मतदान के महत्व को समझना पड़ेगा। हमें अपने नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य को समझना पड़ेगा। यह सच्चाई है कि इसमें उदासीनता हमारे देश के नागरिकों की है। ज़रूरत है इस पर अवेयर होने की। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस शासकीय व्यवस्था को लेकर के कि जिस समय चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, उसी चुनाव प्रणाली के आधार पर विधानसभा और लोकसभा के अंदर हमारे नेतृत्व करने वाले लोग स्थापित होते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं भारत निर्वाचन आयोग से, क्या चुनाव प्रणाली पारदर्शी होती है? क्या चुनाव के अंतर्गत आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है? क्या संविधान का उल्लंघन नहीं होता है? कानून का उल्लंघन नहीं होता है? अगर होता है तो हमारा आयोग खामोश क्यों? कार्रवाई सख्त क्यों नहीं की जाती है? चुनाव में होने वाले खर्चे को पारदर्शी करने के लिए सख्त निर्देश क्यों नहीं दिए जाते हैं? पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग कहाँ से आती है और कहाँ खर्च होती है, इसको पारदर्शी करने के लिए सख्त आदेश क्यों नहीं दिए जाते? इसकी जांच क्यों नहीं की जाती है? भ्रष्टाचार की जननी अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यहीं से आरंभ हो जाती है। वह शक्ति जो कि शासन के रूप में नियम और कानून बनाने का अधिकार रखता है, वह गलत प्रक्रिया को अपना करके चुनाव प्रणाली के साथ जोड़ करके और वह सत्ता में पीठासीन होता है। जब वह व्यक्ति स्वच्छ छवि का नहीं होगा तो अधिकारों का सदुपयोग, नियमों का अनुपालन, संविधान का अनुपालन कैसी होगा, इसका जवाब कौन देगा? राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का यही चिंतन है। कौन ऐसी राजनीतिक दल है, कौन ऐसा राजनेता है इस विषय को लेकर के प्रबलता से आगे बढ़ता है? अगर नहीं बढ़ता है तो क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में
कुछ कमियां प्रत्येक इंसान के अंदर होती है, लेकिन सुधार की प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई संशय नहीं होनी चाहिए। कौन सी सुधार की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत है? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि 16,000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। इलेक्टोरल बॉन्ड में प्राप्त धनराशि को चाहे जिस भी राजनीतिक दल का, उसे पारदर्शी करने में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या थी? क्यों नहीं पारदर्शी किया जाता है? नामांकन की प्रक्रिया में तमाम तरीके की त्रुटियों के बावजूद एक्सेप्ट किए जाते हैं सांसद और विधायक के लिए नामांकन। इसके लिए जिम्मेदार कौन? नामांकन प्रक्रिया को अपनाते हुए आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती है। संविधान और कानून के दायरे में जब अभिव्यक्ति दी जाती है तो नियमानुसार संविधान के दायरे में धर्म की स्वतंत्रता को नज़रअंदाज करते हुए, जातीय व्यवस्था को स्थापित करते हुए, धर्म की स्वतंत्रता पर प्रहार करते हुए खुलेआम अभिव्यक्ति दी जाती है। ईर्ष्या की बातें की जाती है, नफरत की बातें की जाती है। तमाम वादरीशन के बावजूद हमारा चुनाव आयोग खामोश क्यों होता है? इसका जवाब कौन देगा? राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी बड़ी ही प्रखरता, बड़ी ही विनम्रता के साथ इस विषय पर सवाल पूछना चाहती है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का औचित्य है समतामूलक समाज की सोच, आर्थिक असमानता और शैक्षणिक असमानता को खत्म करते हुए संविधान और कानून के राज में सहयोग करना और उसे स्थापित करने का प्रयास करना। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी अपने औचित्य को चरितार्थ करते हुए संगठनात्मक भूमिका के अंतर्गत एक नेतृत्व के रूप में सजग प्रहरी के अनुरूप मैं अपने दायित्व का निर्वहन करता हूँ। आज स्टेप 8 सच्चाई है कि इस विषय पर गंभीरता से सभी को सोचना चाहिए और सोचने के पश्चात अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। चाहे देश का नागरिक हो, चाहे सक्षम अधिकारी हो, मुख्यतः हमारे आयोग के अधिकारियों को, जो पीठासीन अधिकारी हैं, नियमों का पालन करें और कराएं। हमें लगता है कि व्यक्तित्व का निर्माण और समाज के निर्माण में अहम भूमिका होगी। हमें विशेष करके यह खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का मिशन निरंतर दिलो दिमाग में बैठते हुए अपना स्थान बना रहा है। लोगों के अंदर सोचने समझने के लिए एक क्षमता पैदा कर रहा है और इस प्रयास को निरंतर राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी जारी रखेगी, क्योंकि समतामूलक समाज का होना नितांत आवश्यक है व्यक्ति, समाज और देश के विकास के लिए। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे विचारों को सुनने के पश्चात कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को दें, जिसे कि आत्मसात करके इसे और भी विस्तार दिया जा सके और कहीं किसी भी तरह की कोई त्रुटि होती है तो उसमें सुधार किया जा सके। पुनः स्टेप 9 के अंतर्गत मुलाकात होगी मेरा जीवन और जीवन की राजनीतिक भूमिका स्टेप 9 में नेक्स्ट मुद्दे को लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद।